दर्जी बहू के 3 जादुई लहंगे। बिहार के एक छोटे से गांव में प्रीति नाम की लड़की रहती थी। प्रीति बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब वह 18 साल की हुई तब शहर के एक बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया और बहुत ही धूमधाम से प्रीति की शादी शहर के एक बड़े घर में यश नाम के लड़के के साथ हो गई। हर लड़की की तरह प्रीति भी बहुत खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई है, लेकिन इस शादी से उसकी ज़िंदगी एकदम से बदलने वाली थी। उसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल प्रीति का पति यश पागल था। उसके माँ बाप ने अपने पागल बेटे की देखभाल और घर के कामकाजों के लिए धोखे से प्रीति के परिवार को उलझा कर प्रीति से शादी कर दी। पागल पागल, ये लड़की पागल है। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? दूर हटिए। माँ जी, ये सब क्या है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे हमारी प्यारी भोली दुल्हन, तुम्हें क्या लगा? तुम जैसी गरीब और मनहूस लड़की का नसीब इतना अच्छा है कि ये ऐसो आराम अमीरों वाली जिंदगी तुम्हें भीख में मिल जाएगी। अरे हमने तुम जैसी गरीब भिखारिन को अपने घर का बहू बनाया है तो सिर्फ अपने इस पागल बेटे के लिए, समझी? वरना तो मैं तुझ जैसी फटीचर को अपने घर की नौकरानी भी ना रखूं। और हाँ, अपने आप को इस घर की बहू समझने की गलती कभी मत करना। तुम हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली हो, कठपुतली, समझी? माँ ने बिल्कुल सही कहा प्यारी भाभी। वैसे गांव के लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं ना, बड़ी ही आसानी से किसी की बातों में आ जाते हैं, जैसे आपके घर वाले हमारी बातों में आ गए। हा हा हा। क्या माँ जी, आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? बताइए, मेरी गलती क्या थी? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि तुम एक गरीब की बेटी हो और गरीब को कोई हक नहीं होता जो हम बड़े लोगों के साथ ऊंची आवाज में बात करें। तो भलाई इसी में होगी कि अपना मुंह बंद करके बस वैसा करती रहो जैसा हम तुम्हें करने को कह रहे हैं, समझी? जी प्यारी भाभी, वरना हम आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। न बोलकर प्रीति की ननद प्रिया और उसकी सास वहां से चली जाती है और प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। प्रीति को रोते देखकर उसका पति भी वहां से चला जाता है। मुझे हिम्मत रखनी होगी। अगर मेरे घर वालों को इस बारे में पता चलेगा तो वह बेवजह परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती। अब मुझे इसी को अपना किस्मत समझकर यहीं रहना होगा। अगली सुबह प्रीति जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सबके लिए नाश्ता लगाती है। माँ जी, खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी खाना खाने आ जाती है। छी, ये क्या बकवास खाना बनाया है? तूने इसमें मिर्च ही मिर्च भरा है। क्यों रे मनहूस, बता, तूने जानबूझकर सब्जी में मिर्च ज़्यादा डाला है ना, ताकि हम दोनों माँ बेटी खाना नहीं खा सकें। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरे को, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर कोकिला प्रीति को बहुत मारती है। प्रीति, माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करिए। मैंने सब्जी में सब कुछ बराबर डाला था। मिर्ची कैसे तेज हो गई मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तूने ये सब हमसे बदला लेने के लिए किया है। नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, फिर अगर तू हमसे नाराज नहीं है तो जा अपने घर जाकर अपने माँ बाप से दहेज के 10 लाख रुपए मांग ला। अब हम तुझे फ्री में बैठाकर तो अपने घर नहीं रख सकते। माँ जी प्लीज़ ऐसा मत करिए। मेरे पापा बहुत गरीब हैं, मुश्किल से तो वह 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं। वह लोग 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? वो सब मैं नहीं जानती। पैसे लेकर आओगी तभी अब तुम इस घर में रह पाओगी, वरना निकल जाओ मेरे घर से। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब देखो भाभी, आपके पति तो काम करते नहीं, ऊपर से उनकी दवाई का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। वैसे
अब हम आपका भी खर्चा उठाए, इतना दरिया दिल तो हम नहीं हैं, इसलिए आपको माँ की बात माननी ही होगी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर गई तो वह लोग जीते जी मर जाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है, आप मेरे लिए एक सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम कर लूँगी, प्लीज़ माँ जी। ठीक है। अगले दिन कोकिला और प्रिया मिलकर प्रीति के लिए एक सिलाई मशीन ला देते हैं। अब से प्रीति सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती है। प्रीति बहुत अच्छी सिलाई करती थी, इसलिए शहर की सभी औरतें प्रीति से ही कपड़े सिलवाया करती थी, जिस वजह से प्रीति की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन प्रीति की सिलाई के सारे पैसे कोकिला ही रख लेती थी। कोकिला, अरे वो मनुष्य कहाँ मर गई? आई माँ जी। कोकिला, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से दवा दे, समझ गई? भाभी भाभी कहाँ हो? ओफो, आप यह सिलाई में ही लगी हो? हाँ अनीता, ये काम अर्जेंट है, सुमन को कल ही ये लहंगा पहन कर पार्टी में जाना है, बस वही तैयार कर रही हूँ। वो सब आप बाद में कर लेना, पहले मेरे सर में तेल लगाओ, अच्छे से सर की मालिश कर दो। प्रीति काम छोड़कर प्रिया के सर में मालिश करने लगती है। अरे ओ मनुष्य बहू, यह देख तेरा पति क्या मांग रहा है, अब जल्दी से इसे खाना और दवाई खिलाकर सुला दे। ठीक है माँ जी। प्रीति इसी तरह पूरे दिन सबकी खातिरदारी में लगी रहती और रात में सबके सो जाने के बाद सिलाई का काम करती। इस तरह दिन रात काम करने से प्रीति की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? आज हम लोगों को भूखे ही मारने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आंख नहीं खुली। प्रीति का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर किसी तरह से घर का सारा काम करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। भाभी, ओ भाभी, कल से बाथरूम में सबके कपड़े ऐसे ही रखे हैं, धोए क्यों नहीं आपने? लगता है आप मम्मी की मार को भूल गई हो, तभी आजकल आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। प्रिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहा था, प्लीज़ यह कपड़े आज तुम ही धो लो प्लीज़। क्या क्या कहा आपने? आप मुझे अब ये नौकरों वाले काम करवाओगी? मैं आपसे ज़रा प्यार से बात क्या करने लग गई, आपने तो मेरे सर पर चढ़ना स्टार्ट कर दिया। मम्मी मम्मी कहाँ हो, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? मम्मी देखो ना भाभी को, अब वो चाहती है कि मैं उनकी तरह घर का सारा काम करूं और ये महारानी आराम करे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था प्रिया, आप सब लोग गलत समझ रहे हैं। तेरे सारे मतलब को मैं अच्छे से समझती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को काम बताने की? ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है क्या? इतना बोलकर कोकिला उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं खुद ही सारे काम कर लूँगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूँगी। इतना बोलकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और बुखार में ही रोते रोते कपड़े धोने लगती है। तभी कपड़े धोते धोते प्रीति को चक्कर आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी कोकिला वहाँ आती है। हे भगवान, इस ड्रामेबाज लड़की को तो बस सोने के लिए बहाना चाहिए। अब यह बाथरूम में ही सोने लगी। अरे ओ मनुष्य बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं बाथरूम है, चल अब उठ खड़ी हो। लेकिन प्रीति की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। कोकिला प्रीति को न उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन प्रीति तब भी नहीं उठती है। अब कोकिला थोड़ा डर जाती है। बेटी, यह देख, ये मनुष्य उठ क्यों नहीं रही है? प्रिया भी प्रीति को उठाने की कोशिश करती है। भाभी भाभी, लेकिन प्रीति के शरीर से कोई हलचल नहीं होती है। माँ, लगता है भाभी मर गई। माँ, अब क्या होगा? अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
इससे पहले किसी को इसके बारे में पता चले मुझे इसे ठिकाना लगाना होगा। कोकिला और प्रिया प्रीति को एक जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद जब प्रीति को होश आता है तब वह खुद को एक जंगल में पाती है। जंगल को देखकर प्रीति डर जाती है। कोई है, मेरी मदद करो। प्रिया, माँ जी कहाँ हो आप? प्रीति काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उधर से 3 परी जा रही थी। प्रीति को मदद के लिए बुलाते देख वह तीनों परी रुक जाती हैं। बहनों, कोई मदद के लिए पुकार रही है, चलो चलकर देखते हैं। परी वहां पहुंचती है तो देखती है एक लड़की मदद के लिए बुला रही है। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही थी? कौन है जो तुम्हें यहाँ अकेले जंगल में मरने के लिए छोड़ गया? के बाद प्रीति परियों को सारी बात बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद दोनों बहुत ही दुष्ट है। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगी। के बाद वो तीनों परियां जादू से 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो प्रीति, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हें हर प्रकार से दुख से बचाएगा। दूसरी परी, हाँ प्रीति, और ये लो दूसरा लहंगा, तुम ये अपनी सास को देना। तीसरी परी, प्रीति ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है, उसके बाद बस तुम देखते रहना क्या होगा। के बाद प्रीति पहले जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर प्रीति काफी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो जाती है। उसके बाद वह तीनों परियों का धन्यवाद कर वह दोनों लहंगे लेकर अपने घर आती है। घर आते ही प्रिया उसको देखकर डर जाती है। माँ, भूत भूत। डरो नहीं प्रिया, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ मुझे परियां मिल गई और उन्होंने मेरी जान बचा ली। कोकिला, अच्छा, और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? ये जादुई लहंगा माँ जी, ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर प्रीति ने लहंगा अपनी सास और ननद को दे दिया। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाह, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती हैं। लहंगे को पहनते ही प्रिया और कोकिला दोनों गायब हो जाती हैं और वो दोनों परीलोक में पहुंच जाती हैं। तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किया, इसलिए अब तुम दोनों माँ बेटी यहाँ परीलोक के जेल में रहकर हम सबकी सेवा करोगी। नहीं नहीं परी जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। हम अब अपनी बहू को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं अब भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तो मैं तुम दोनों को पृथ्वी लोक पर भेज देती हूँ, पर ध्यान रखना अगर तुम दोनों ने प्रीति को जरा सा भी परेशान किया तो फिर तुम्हें परीलोक के जेल में रहना होगा। नहीं परी जी, ऐसा अब नहीं होगा। इधर प्रीति अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। प्रीति, हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। न कहते ही प्रीति का पति यश बिल्कुल ठीक हो जाता है और प्रीति खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कोकिला और प्रिया एक दिन परीलोक में रहने के बाद पृथ्वी लोक वापस आ जाती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए प्रीति के पास जाती है और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगती है। प्रीति दोनों को माफ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर प्यार से एक साथ रहने लगते।